मैं के.एल. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा। इससे पहले हम मानव भूगोल की जो परिभाषा अर्थ की बात की है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जो जन्मदाता था वो कार्ल रेटर को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तित संबंधों की व्याख्या है। ये जो कोटेशन है, मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तित संबंधों की व्याख्या, ये है कुमारी E.C. सैम्पुल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है, ये सत्य है। भौतिक दशाएं मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ये असत्य है। ये इसलिए है कि जितनी भी क्रियाएं हैं उस पर प्रकृति का भौतिक दशाएं हैं जो मानवीय क्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि मानवीय क्रियाएं हैं। अमेरिका भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को परिस्थिति का विज्ञान बताया, ये भी सही है। वाइटल डी लब्लास संभववादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी सही है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रेडजल द्वारा लिखी गई? इसमें जो 4 पुस्तकें दी हुई हैं, इनमें एंथ्रोपोज्योग्राफी जो पुस्तक है वो फ्रेडरिक रेडजल ने लिखी थी। किस सिद्धांत ने मानव भूगोल ह्यूमन इकोलॉजी बताया है? तो इसमें जो ऑप्शन है ए डिवार्थ और हिंटिंगटन, ब्लास और ब्रुंज, सी है ब्रुंज और डिमाजेरिया, और डी है वाइट व रेनर। तो जो द है ये इसका आंसर है, वाइट व रेनर। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास के रूपरेखा। भूगोल वस्तुतः मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। भूगोल में 2 चीज़ें हैं, मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। ये दोनों का आपसी संबंध है और इनसे विभिन्न विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है। मानव भूगोल को ज्ञान की ब्रुज नवीन शाखा माना जाता है, किंतु इस विषय की जड़ें बहुत प्राचीन काल से। प्राचीन विद्वानों ने सामाजिक प्रकृति के पीछे बहुत सी भौगोलिक कारकों को उत्तरदायी माना है। विद्वानों ने सामाजिक प्रगति के पीछे भौगोलिक कारकों को उत्तरदायी माना है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो प्राचीन कालीन वैज्ञानिक थे, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, हेरोडोटस हो, आदि जो विद्वान हैं, यूनानी विद्वान हैं, उनकी रचनाओं में मानव भूगोलों के तत्व का वर्णन मिलता है। प्लेटो ने तो प्राकृतिक वातावरण का मानव क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया था। थैल्स ने, एनेक्जिमेंडर ने जलवायु और वनस्पति एवं मानव समाज पर अपने विचार रखे। इसी तरह से अरस्तु ने अपनी राजनीति शास्त्र की पुस्तक में यूरोप और एशिया के लोगों की मानसिक प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए उनकी बहादुरता और दासता में जकड़े रहने के कारण की व्याख्या की। स्ट्रैबो ने रोमन साम्राज्य के उत्थान और विस्तार में इटली के भौगोलिक वातावरण, भूमि की बनावट, जलवायु, तटीय स्थिति को प्रमुख कारण बताया। वर्तमान में बसे क्षेत्र तथा बिना बसे क्षेत्र की धारणा के संबंध में कारकों का विश्लेषण उस समय में किया गया। रोम साम्राज्य के पतन के बाद भूगोल में एक अंधा युग आया जो 15वीं शताब्दी तक रहा। इस काल में धर्म विज्ञान पर हावी हो गया। अन्वेषण युग और जागृति युग में भौगोलिक दृष्टिकोण पुनर्जीवित हुआ। वास्तव में मानव भूगोल के क्षेत्र में मानेक्यू नामक दार्शनिक के विचारों के बाद एक परिवर्तन आया। उसके बाद भौतिक वातावरण को मानव चरित्र का निर्माता या उसके कार्य को प्रभावित करने वाला कारक माना। 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वानों ने उत्तर एवं समशीतोष्ण जलवायु के लोगों की मानव प्रवृत्ति का उल्लेख किया। 17वीं शताब्दी में वेरेनियस के भूगोल विभाजन में मानव भूगोल को विशेष भूगोल स्पेशल ज्योग्राफी के रूप में स्वीकारा। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, क्रिस्टोफर रेडजल आदि विद्वानों ने भूगोल को विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान ब्लॉस, ब्रुन, डिमाजिया आदि ने मानव भूगोल
के स्वरूप को विकसित किया। हम्बोल्ट ने मनुष्यों में पाए जाने वाले शारीरिक अंतर के लिए प्राकृतिक शक्तियों को उत्तरदायी बताया। वीटर का भी मानव भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रेडजल ने मानव भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में। मानव एवं वातावरण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। 20वीं शताब्दी में विडाल डी लब्लास, ब्रोन, डिमाजिया आदि विद्वानों ने मानव भूगोल में समाजवादी विचारधारा को जन्म दिया। प्रकृति की तुलना में मानवीय छांट ह्यूमन चॉइस को अधिक महत्व दिया। ग्रिफिथ टैलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक नई विचारधारा का जन्म दिया। उसको कहते हैं नव निश्चयवाद, न्यू डिटरमिनिज्म। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी भी प्रदेश के विकास की योजना प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर बनानी चाहिए। उनके कहा कि अधिकतम प्रकृति पर विजय व न्यूनतम दासता को स्वीकार करना नहीं, वरना प्रकृति के साथ सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता, सामाजिक कल्याण आदि को समझाने के लिए नई विधियाँ प्रस्तुत की गई। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सहयोग से मानव आज अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उनका अधिकतम विध्वंस करने के लिए विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा कर रहा है। सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप निर्माण की इस प्रक्रिया में मानव को प्रकृति के साथ बिल्कुल एडजस्टमेंट की या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये सभी कारक मानव भूगोल की विचारधारा को विकसित व प्रकृति निर्माण की प्रक्रिया के आधारभूत तत्व का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है मानव भूगोल का। मानव भूगोल एक कल्याणकारी विज्ञान है। वातावरण की पृष्ठभूमि में मानव द्वारा किए गए सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना मानव भूगोल का मूल लक्ष्य है। इसलिए संभवतः वर्तमान समय में अमेरिकन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल के लिए सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझते थे। मानव क्षेत्र में मानव का अध्ययन पृथ्वी को अपना घर मानते हुए किया गया। ये विचारधारा पारिस्थितिक विज्ञान की देन है, जिसमें जीवों का अध्ययन पर्यावरण के संबंध में किया जाता है, किंतु उसमें मानवीय अध्ययन की अपेक्षा पशु पक्षियों प्राकृतिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। मनुष्य पृथ्वी के घर के रूप में अर्थ है जी होम ऑफ विचारधारा महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल इन दोनों वातावरण के मध्य प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। हमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल इस पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तन संबंधों की व्याख्या है। मानव भूगोल में अनुकूलनता है, प्रकृति के साथ रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, एडजस्टमेंट है और प्राकृतिक अध्ययन का भी किया जाता है। मानव भूगोल का उद्देश्य पार्थिवता अध्ययन करना भी है। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के बीच एक अटूट संबंध है। ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी घटना में इसका सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे स्थिति का जलवायु से, जलवायु का वनस्पति से, वनस्पति का मिट्टी से रिलेशन है। इसी प्रकार भूमि, जलवायु और वनस्पति का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। कृषि का प्रभाव जंतु जगत और मानव को प्रभावित करता है। मानव की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति पार्थिव एकता के अनुकूलन परिणाम का है। पार्थिव एकता का सर्वप्रथम अनुभव हम्बोल्ट और वीटर के से भी मिलता है। इस तरह से जो है मानव भूगोल के मुख्य उद्देश्य हैं